नमस्कार साथियों, मैं शिव कुमार लोचिप चाणक्य गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग मित्रों संधि पढ़ रहे थे और संधि में विसर्ग संधि को पढ़ रहे थे। विसर्ग संधि में ऋत्व विसर्ग संधि हमने पढ़ ली थी। आज होगा विसर्ग संधि का अंतिम प्रकार, जिसको बोलते हैं उत्व विसर्ग संधि। देखो, विसर्ग संधि में वैसे तो कोई प्रकार नहीं होता है, लेकिन आपको बताया था कि विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है, विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है, उस विकार के कारण विसर्ग संधि को 3 भागों में बांटा जाता है। ऐसे नहीं है कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं तो विसर्ग संधि के भी 3 भेद होते हैं, नहीं जी। विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है, उस विकार के कारण विसर्ग संधि को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है। उसमें पहला अपन पढ़ चुके हैं, पहला सत्व विसर्ग संधि हमने पढ़ा। दूसरा जो हमने पढ़ा वो ऋत्व विसर्ग संधि पढ़ा था। आज जो होगी वो होगी उत्व विसर्ग संधि। आज की जो संधि है वो कौन सी है? उत्व विसर्ग संधि। तो देखें, तीसरी जो संधि है वो है उत्व विसर्ग संधि। उत्व विसर्ग संधि क्या होती है देखें। अब देखो मित्रों, उत्व विसर्ग संधि में मैंने आपको बताया था पहले भी कि उ का ओ जो है, उसे बनने वाला जो ओ है उसका आदेश होता है विसर्ग को। यानी स्थिति क्या होगी? इसमें स्थिति होगी विसर्ग, और विसर्ग के बाद पहले जो स्वर होगा वो ध्यान रखना ए आ स्वर। स्वर कौन सा होगा? ए आ। और इसके बाद में विसर्ग होगी, और विसर्ग के बाद में सघोष वर्ण होगा। विसर्ग के बाद में क्या होगा? सघोष वर्ण होगा। और सघोष वर्ण से संबंधित हमने कल भी नियम पढ़ा था, पिछली कक्षा में भी नियम पढ़ा था। वो नियम हमने क्या पढ़ा था? वो नियम था कि विसर्ग से पहले ए आ से भिन्न स्वर आए, विसर्ग के बाद में सघोष वर्ण आए, तो वहां विसर्ग को रे का आदेश होता है ऋत्व विसर्ग संधि के अनुसार। लेकिन यहां विसर्ग से पहले ए आ से भिन्न स्वर नहीं होगा। यहां विसर्ग से पहले ए आ स्वर होगा, फिर सघोष वर्ण होगा। और सघोष वर्ण में कौन कौन से आते हैं? तीसरा, चौथा, पांचवा, य, व, र, ल, है और स्वर। और सभी स्वर, जितने भी स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं, 11 के 11 स्वर आएंगे। तो यहां जो विसर्ग होती है, इस विसर्ग को ओ का आदेश होता है। विसर्ग को किसका आदेश होता है? ओ का आदेश होता है। अब देखो, विसर्ग को ओ का आदेश होता है तो इसमें जो ये वाली स्थिति है, देखो ये वाली जो स्थिति है, ये वाली स्थिति तो किसमें होगी? प्रथम पद में। यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण होना चाहिए। प्रथम पद का अंतिम वर्ण जो है उसमें ए आ स्वर होना चाहिए, और उसके बाद में क्या होनी चाहिए? विसर्ग होनी चाहिए। और ये वाली जो स्थिति है, ये वाली जो स्थिति है, ये वाली स्थिति होगी द्वितीय पद का, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, ये स्थिति होनी चाहिए। अगर किसी भी संधि में ये वाली स्थिति है, संधि विच्छेद जब उसका दिया हुआ है और प्रथम पद जो आ रहा है उसका प्रथम पद का अंतिम वर्ण यदि ए आ स्वर है और उसके बाद में विसर्ग है, और द्वितीय जो पद है उसका प्रथम वर्ण कोई सघोष वर्ण आ रहा है, तो उसको संधि करते समय किसका आदेश होगा? उसको संधि करते समय ध्यान रखना किसका आदेश होगा? ओ का आदेश होगा। ये वाली स्थिति होगी उसमें। ये वाली स्थिति किसमें होगी? संधि युक्त शब्द में, संधि युक्त शब्द में होगी। ये वाली स्थिति किसमें होगी? संधि युक्त शब्द में होगी। अब इस परिभाषा को मैं लिखित रूप भी प्रदान कर सकता हूं आपके सामने। जैसे लिखित रूप प्रदान करें, मैंने कहा जब ए आ के बाद विसर्ग हो, जब ए आ स्वर के बाद
ए आ सवर के बाद विसर्ग हो तथा विसर्ग के बाद सगोष वर्ण हो तो विसर्ग के बाद सगोष वर्ण हो तो विसर्ग को ओ का आदेश होता है। तो विसर्ग को ओ का आदेश होता है। ये स्थिति है। देखो मैंने क्या लिखा, जब ए आ सवर के बाद विसर्ग हो, देखो ए आ सवर के बाद विसर्ग हो तथा विसर्ग के बाद सगोष वर्ण हो, विसर्ग के बाद सगोष वर्ण हो, तो विसर्ग को, तो ये वाली जो विसर्ग है इसको ओ का आदेश होता है। ये कौन सी संधि होती है? ये संधि होती है उत्व्य विसर्ग संधि। कौन सी संधि होती है? उत्व्य विसर्ग संधि होती है। अब इससे संबंधित उदाहरण, एक तो स्थिति संधि विच्छेद किए हुए में तो आपको कैसे पहचानना है मैंने बता दिया, ये होना चाहिए। संधि युक्त शब्द में आपको कैसे पहचानना है? ओ आना चाहिए। किसी भी शब्द में ये ओ वाली स्थिति आनी चाहिए। यदि किसी शब्द में ओ वाली स्थिति आ रही है तो वो विसर्ग संधि का उदाहरण होगा, उत्व्य विसर्ग संधि का उदाहरण होगा। अब आपके दिमाग में एक स्थिति और बन रही होगी ओ को आने पर कि गुण संधि भी होती है। अगर किसी शब्द में ओ आता है तो उसमें गुण संधि भी होती है। अब कब तो गुण संधि करें, कब विसर्ग संधि का उत्व्य विसर्ग संधि करें, उसमें आपको संधि करके देखना पड़ेगा। कैसे? देखो इसको, देखो आपके सामने है, आपके सामने लिखा हुआ है। अपन कौन सी संधि पढ़ रहे हैं? उत्व्य विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं। उत्व्य विसर्ग संधि, उत्व्य विसर्ग संधि। कौन सी संधि पढ़ रहे हैं? उत्व्य विसर्ग संधि। और इस उत्व्य विसर्ग संधि में क्या होता है? उत्व्य विसर्ग संधि में होता है ए आ सवर और इसके बाद में विसर्ग और विसर्ग के बाद में सगोष वर्ण। तो विसर्ग को किसका आदेश होता है? ओ का आदेश होता है। ये हम अभी पढ़ चुके हैं। अब देखो आपके सामने उदाहरण लिखा हुआ है तपोबल। आपके सामने उदाहरण आया तपोबल। आपको इसमें संधि पहचाननी थी कि इसमें संधि कौन सी होगी। तो आप कहेंगे कि ओ आ गया इसमें, और ओ आने के कारण दो संधियां होती हैं। देखो अगर किसी शब्द में ओ वाली स्थिति आती है तो दो संधियों की प्रायिकता होती है। एक तो गुण संधि की प्रायिकता होती है और एक उत्व्य विसर्ग संधि की प्रायिकता होती है। बाकी तीसरी किसी संधि की प्रायिकता नहीं होती है जिसमें ओ आता है। अगर कोई ओ वाला संधि युक्त शब्द है तो उसमें केवल दो ही प्रायिकता होंगी, या तो गुण संधि हो सकती है या उत्व्य विसर्ग संधि हो सकती है। अब अपने सामने प्रश्न उठता है कि कब तो गुण संधि करें, कब उत्व्य विसर्ग संधि करें। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो शब्द दिया हुआ है उस शब्द का संधि विच्छेद करना पड़ेगा। जो भी शब्द दिया हुआ है उसका संधि विच्छेद करना पड़ेगा। अब जिसके अनुसार शुद्ध बन रहा है उसी में रखना पड़ेगा। यहां इतना करके देखना ही पड़ेगा मित्रों। अगर मैं तपोबल है, इस तपोबल का विसर्ग संधि गुण संधि के अनुसार संधि विच्छेद करता हूं तो यह बनता है तप उबल। उबल बताओ मेरे को, सही सार्थक होता है क्या? नहीं होता। इसका मतलब इसमें गुण संधि
नहीं हो सकती। इसमें संधि कौन सी है? विसर्ग संधि ही है। और उदाहरण देख लो, चाहे कोई सा भी उदाहरण देख लो। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, आपके सामने आ गया यशोदा, जैसे आपके सामने आ गया यशोदा। अब यशोदा जो है आपके दिमाग में एक तो गुण संधि की प्रायिकता बनी और एक कौन सी प्रायिकता बनी? विसर्ग संधि की प्रायिकता बनी। अब आप इसका संधि विच्छेद करके देखेंगे, तो संधि विच्छेद करेंगे तो गुण संधि के अनुसार यश उदा बनेगा, यश धन उदा। अब यश धन उदा, उदा क्या होता है? सार्थक होता है क्या? नहीं होता है, सार्थक, गलत है ये। इसका मतलब इसमें गुण संधि नहीं है, इसमें संधि कौन सी है? विसर्ग संधि है। जैसे आपके सामने उदाहरण है, आपके सामने उदाहरण आ गया जैसे मनोज। अब मनोज जो है इसका संधि विच्छेद करोगे तो मन प्लस उज और एक बनता है मन प्लस जय, यानी मन धन जय। तो उज क्या होता है? सार्थक नहीं है, इसका मतलब मन है प्लस जय बनेगा, इसका मतलब विसर्ग संधि होती है, गुण संधि इसमें नहीं होती है। इस प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा? पहचानना पड़ेगा। तो ये थोड़ा आपको देखो, इसमें थोड़ा संधि विच्छेद करके पहचानना पड़ेगा। तो ध्यान दें, गुण संधि और विसर्ग संधि, उत्व विसर्ग संधि दोनों की प्रायिकता होती है ओ में। कैसे आपको पहचानना है वो तरीका मैंने बता दिया। अब देखो तपोबल अपने सामने आ गया, आपको पता है कि इसमें यहां संधि है, आपको पता है कि इसमें यहां संधि है, और आगे बल इसको ऐसा कैसा लिख दें। आपको पता है कि इसमें यहां परिवर्तन होगा, ओ जो है वो किस में बदलेगा? विसर्ग में। ओ किस में बदल जाएगा? विसर्ग में, क्योंकि विसर्ग को ओ का आदेश हो रहा है, और जो ओ होगा उस ओ को किसका आदेश होगा? विसर्ग का। जब संधि कर रहे हैं तो विसर्ग दी हुई होगी, ओ का आदेश करना पड़ेगा। जब संधि युक्त पद दिया हुआ है, संधि विच्छेद कर रहे हैं, ओ दिया हुआ होगा, उसको विसर्ग का आदेश करना पड़ेगा। यहाँ क्या कर रहे हैं? संधि विच्छेद कर रहे हैं, ओ दिया हुआ है, ओ को किसका आदेश? विसर्ग का आदेश। करो, कर दिया। तब इसमें असवर होता है, आपको पता है, या तो असवर होगा या असवर होगा। विसर्ग धन बल, ये लो संधि विच्छेद हो गया, तप प्लस यानी तप धन बल। इसके अलावा और उदाहरण देखें, आपके सामने लिखा हुआ है यशोदा। कौन सा उदाहरण है? यशोदा। अब यशोदा का संधि विच्छेद करेंगे, आपको पता है यहां से संधि होगी, ओ से संधि होगी, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ओ दा। अब यहाँ ओ है वो किस में बदलेगी? विसर्ग में। तो यहाँ जो संधि विच्छेद होगा वो क्या हो जाएगा? यश प्लस दा, यानी यश धन दा। इसके अलावा और उदाहरण देखते हैं, जैसे और उदाहरण अपने सामने आ गया सरोज। ओ आ रहा है, ओ से यहां से संधि होगी, तो मैं इसको क्या कर सकता हूं? सर ओ बाहर निकाल दिया, जय। परिवर्तन जो होगा वो किसके स्थान पे? ओ के स्थान पे विसर्ग आएगी, तो आगे क्या लिखा जाएगा? सरय धन जय। सर यानी तालाब या कीचड़, कीचड़ में जन्म लेने वाला। अब आपके सामने है जैसे, अब संधि विच्छेद किया हुआ कोई पद आ गया। कैसा पद आ गया? संधि विच्छेद किया हुआ पद आ गया। और संधि विच्छेद किया हुआ पद कैसे आ गया? जैसे आपके सामने आ गया मन धन जय। अब नियम को देखो, विसर्ग, विसर्ग आ रही है, विसर्ग से पहले असवर, विसर्ग से पहले असवर आ रहा है, सगोष वर्ण जय सगोष होता है, तो विसर्ग को किसका आदेश? ओ का आदेश। यानी ये जो विसर्ग है इसको किसका आदेश हो जाएगा? ओ का आदेश हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? मनोज। क्या बन जाएगा? मनोज बन जाएगा। इस प्रकार से ये जो संधि होती है वो कौन सी संधि होती है? उत्व विसर्ग संधि होती है। जैसे और उदाहरण देखना चाहें तो मन धन हर, मन धन हर। अब यहां देखो असवर विसर्ग है, विसर्ग असवर है, असवर है, सगोष, सगोष है वर्ण, सगोष होता है, तो विसर्ग को किसका आदेश होगा? ओ का आदेश होगा। अब विसर्ग को ओ का आदेश होगा तो ओ न में शामिल हो जाएगी और क्या बन जाएगा? मनोहर। क्या बन जाएगा? मनोहर बन जाएगा। इसके अलावा और उदाहरण देखें तो अपने सामने है जैसे अधय धन गति, अधय धन गति। अब यहां देखो विसर्ग, विसर्ग आ रही है, विसर्ग से पहले असवर, असवर आ रहा है,
सगोस, सगोस आ रहा है, तो ये जो विसर्ग है इसको किसका आदेश होगा, ओ का आदेश हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, अधोगति। क्या बन जाएगा, अधोगति बन जाएगा। इस प्रकार से उत्व विसर्ग संधि किससे संबंधित होती है, ओ से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है, ओ से संबंधित होती है। अब इसके बाद में देखो अगला जो है, देखो विसर्ग संधि की मुख्य संधियां तो यही हैं, सत्वे, रुत्वे, उत्वे। इन तीनों संधियों के अलावा कुछ विशेष नियम है विसर्ग संधि में, उन विशेष नियमों का आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो उसमें जो पहला आता है विशेष में, अब यानी विसर्ग संधि जो है उसके विशेष संदर्भ में देखेंगे क्या क्या विशेष बातें हैं। पहली जो बात आती है वो है, एक तो अधः, एक होता है पयः। देखो एक तो अध है, एक पय है, एक मन है, एक आता है प्रातः, एक कौन सा आता है, प्रातः है। प्रातः के बाद में एक आता है अंतः, एक क्या आता है, अंतः है। ये जो शब्द मैंने लिखे हैं, 5 जो शब्द मैंने यहां लिखे हैं, इन शब्दों के बाद में, यानी कहने का मतलब अध, पय, मन, प्रातः, अंत, ये 5 शब्द प्रथम पद के रूप में होने चाहिए। कहीं भी यदि प्रथम पद के रूप में ये आ रहे हैं और इनके तुरंत बाद यदि कै वर्ण या पै वर्ण आ रहा है तो संधि करते समय कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी अध, पय, मन, प्रातः, अंत शब्दों के बाद, अंत शब्दों के बाद, शब्दों के बाद यदि कै या पै वर्ण आए तो, कै या पै वर्ण आए तो संधि करते समय, तो संधि करते समय, संधि करते समय कोई परिवर्तन नहीं होता है। संधि करते समय कोई परिवर्तन नहीं होता है। संधि करते समय कोई परिवर्तन नहीं होता है। कब, जब अध, पय, मन, प्रातः, अंत शब्दों के बाद यदि कै या पै वर्ण आए तो संधि करते समय कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देखो उदाहरण के द्वारा समझे इनको, आपके सामने उदाहरण है प्रातः धन काल। आपके सामने उदाहरण है प्रातः धन काल। अब ये जो प्रातः धन काल लिखा हुआ है, क्या प्रातः मैंने ऊपर जो शब्द लिखे उनमें है, बिल्कुल है कि प्रातः मैंने देखो यहां लिखा है, इसमें प्रातः आ रहा है, फिर मैंने क्या लिखा, कै या पै आना चाहिए, बोलो कै वर्ण आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये ऐसा का ऐसा ही लिखा जाएगा प्रातः काल। जैसे आपके सामने उदाहरण है मन धन कामना। मन धन कामना, बोलने को अपन बोलते हैं मनोकामना। क्या बोलते हैं, मनोकामना बोलते हैं, लेकिन वो अशुद्ध होता है मनोकामना। आप नियम को देखें, यहां क्या आ रहा है, मन आ रहा है, मैंने लिखा यहां मन आ रहा है, फिर देखो कैवरण, कैवरण आ रहा है, इसका मतलब संधि करते समय कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसके साथ में विसर्ग का प्रयोग होगा, तो यही शुद्ध होगा, मनोकामना अशुद्ध होता है। ये ध्यान रखें, मनोकामना ही शुद्ध होता है। जैसे और उदाहरण देखें, आपके सामने है पय धन पान। कैसा उदाहरण है, पय धन पान, बोलो पय मैंने लिखा ये रहा, फिर पैवरण, पैवरण भी आ रहा है, इसका मतलब इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये भी ऐसा कैसा ही लिखा जाएगा पय पान।
कैसे पहचाने, संधि युक्त शब्द में कैसे पहचाने? संधि युक्त शब्द में विसर्ग आनी चाहिए। आपको ये शब्द याद होने चाहिए, अधः, पयः, मनः, प्रातः, अंतः। ये कहीं भी किसी शब्द में इन पांचों में से कोई भी शब्द आ रहा है और उसके बाद में विसर्ग आ रही है और उसके बाद में क या प वर्ण है, तो वहां संधि करते समय दोनों के बीच में धन चिन्ह लगाएंगे, बाकी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे उदाहरण देखें, आपके सामने उदाहरण है अंतःकरण। अब यहां मैं संधि युक्त उदाहरण लिख रहा हूं, अंतःकरण। ये उदाहरण लिखा हुआ है, इसमें आपको संधि विच्छेद करना है। आपने कैसे पहचाना? आपने ये देखा कि अंतः मैंने लिखा है, देखो ये रहा अंतः, विसर्ग आ गई, कैवरण आ गया, कैवरण आ गया। इसका मतलब यहां संधि करते समय कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल और केवल क्या लगाएंगे? धन चिन्ह लगाएंगे और इसके अलावा कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या बन गया? अंतः धन करण, अंतःकरण बन गया। और इसके बाद में देखो और उदाहरण आप देखना चाहें तो और उदाहरण देख सकते हैं। आपके सामने है अधः प्लस अधः धन पतन। आपके सामने उदाहरण लिखा हुआ है अधः धन पतन। बोलो, अधः मैंने लिखा है, ये रहा अधः, पयः, मनः, प्रातः, अंतः, और मैंने क्या लिखा? अधः। तो यहां देखो, अब ये अधः धन पतन है तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये ऐसा कैसा लिखा जाएगा। अब इसका दूसरा विशेष, दूसरी बात विशेष क्या है? देखो, पहली विशेष जो बात थी वो हम देख चुके हैं, अब देखेंगे दूसरी विशेष बात। देखो दूसरी विशेष बात क्या है, इसमें भी आपको चार शब्द ध्यान में रखने हैं। स्व, एक तो शब्द कौन सा है? स्व है, और एक है पुनः, एक है अंतः, स्व, पुनः, अंतः, प्रातः है। ये चार शब्द हैं, स्व, पुनः, अंतः, प्रातः। ये चार शब्द आपको ध्यान में रखने हैं। इन चार शब्दों के बाद में क्या हो? इन चारों के बाद में यदि कोई सघोष वर्ण आए, इनके बाद में देखो स्व, पुनः, अंतः, प्रातः शब्दों के बाद यदि कोई सघोष वर्ण आए तो कोई सघोष वर्ण आए तो संधि करते समय ध्यान दें, विसर्ग जो है संधि करते समय विसर्ग को र आदेश होता है, विसर्ग को र आदेश होता है। क्या देखा भैया आपने देखा स्व, पुनः, अंतः, प्रातः शब्दों के बाद यदि कोई सघोष वर्ण आए तो संधि करते समय विसर्ग को र आदेश होता है, हलंत वाले र का। जैसे देखो आपके सामने उदाहरण है, जैसे मैंने लिखा प्रातः धन जागरण, प्रातः धन जागरण। बोलो प्रातः प्रथम पद के रूप में देखो प्रातः, ये रहा प्रातः। फिर इसके बाद में क्या आना चाहिए? सघोष आना चाहिए। बोलो जय क्या होता है? सघोष होता है। तो ये जो विसर्ग है इसको किसका आदेश होगा? र का आदेश होगा। तो ये क्या बन जाएगा? प्रातः जागरण। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी मैं लिख सकता हूं, बन गया। और उदाहरण देखें, आपके सामने उदाहरण है, जैसे मान लीजिए कि एक शब्द है जैसे पुनः धन, आपके सामने शब्द लिखा हुआ है पुनः धन
अवलोकन, अवलोकन बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है मित्रों, ये शुद्ध शुद्ध में भी पूछा जाता है। देखो पुनः धन अवलोकन, पुनः धन अवलोकन शब्दों के बाद यदि कोई सगोष वर्ण आए, पुनः शब्द आ रहा है, सगोष सवर होते हैं वो सगोष होते हैं, तो यहां जो ये विसर्ग है इसको किसका आदेश होगा? र का आदेश होगा। पता है आपको नियम, क्योंकि इसमें पुनः आ रहा है और पुनः के बाद में सगोष आ रहा है, तो जब र का आदेश हुआ तो ये इस रूप में बना पुनरावलोकन, और अपन इसका जो उच्चारण है वो क्या करते हैं? पुनरावलोकन करते हैं, जो कि क्या है? अशुद्ध है। शब्द शुद्धिकरण में भी ये शब्द बहुत बार पूछा जाता है, पुनरावलोकन अशुद्ध है, पुनरावलोकन होता है। आपको पता है कि यहाँ असवर है तो इस रे में असवर ही शामिल होगा, तो आ की ध्वनि क्यों ला रहे हो आप? ए की ध्वनि आएगी ना, क्योंकि ये ए ही तो इसमें शामिल होगा, तो ध्वनि किसकी आएगी? ए की ध्वनि आएगी, और ये क्या बन जाएगा? पुनरावलोकन। क्या बनेगा? पुनरावलोकन, ये बन जाएगा। और उदाहरण देखें तो और उदाहरण देखो, नियम तो क्या चल रहा था अपना? एक तो चल रहा था कि प्रातः शब्द के बाद में, एक चल रहा था स्व शब्द के बाद में, एक चल रहा था अंतः शब्द के बाद में, और एक अभी किया पुनः, पुनः शब्द के बाद में क्या आना चाहिए? सघोष आना चाहिए, सघोष। तो यहां जिसमें भी विसर्ग आ रही है उसको र का आदेश होगा, जिसमें भी विसर्ग आ रही है उसको र का आदेश हो जाएगा। प्रत्येक विसर्ग को किसका आदेश हो जाएगा? र का आदेश हो जाएगा। अब जैसे आपके सामने उदाहरण है, पुनः धन जन्म, ये उदाहरण है। अगर ये विशेष नियम इसमें नहीं होता और सवर विसर्ग संधि में जो सत्व ऋत्व उत्व विसर्ग संधि होती है उसके अनुसार चलते, तो यहां विसर्ग ओ में बदलती, पुनर्जन्म बनता ये, क्योंकि उत्व विसर्ग संधि में विसर्ग को ओ का आदेश होता है और विसर्ग से पहले ए आ सवर होता है, सघोष वर्ण आता है, तो उसके अनुसार तो क्या बनता? पुनर्जन्म बनता। लेकिन यहां विशेष नियम बन गया कि पुनः शब्द के बाद में यदि सघोष वर्ण जय वर्ण आएगा तो यहां जो विसर्ग है इस विसर्ग को किसका आदेश होगा? र का आदेश होगा। अब विसर्ग को र का आदेश हुआ तो ये क्या बना? पुनर्जन्म। क्या बना? पुनर्जन्म। अब र कहां चला जाएगा? जय पे चला जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? पुनर्जन्म। यानी र कहां चला गया? जय पे चला गया। और उदाहरण देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, जैसे स्व धन गय, स्व धन गय। अरे स्व स्व लिखा हुआ ये रहा, स्व के बाद में सघोष सघोष आ रहा है, स्व के बाद में सघोष आ रहा है, तो स्व में जो विसर्ग है उसको किसका आदेश हो रहा है? र का आदेश हो रहा है। तो यहां जो विसर्ग है इसको किसका आदेश हो जाएगा? र का आदेश हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा? स्व विसर्ग को र का आदेश हो गया, क्या बन गया? स्ववर्ग। ये लो जी। और उदाहरण देखना चाहें तो देख सकते हैं, जैसे स्वधन आगमन, स्वधन आगमन। अब देखो स्व ये लिखा हुआ, स्व आ रहा है, इसमें स्व के बाद में क्या आना चाहिए? सघोष आ रहा है, सघोष होता है क्योंकि सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष। तो स्व में जो विसर्ग है उसको किसका आदेश हो रहा है? र का आदेश हो रहा है। यानी यहां जो विसर्ग है इसको किसका आदेश होगा? र का आदेश होगा। तो ये क्या बनेगा? स्वर आगमन ऐसा का ऐसा आ जाएगा। अब आ की मात्रा जो है वो किस में शामिल हो जाएगी? र में, और ये क्या बन जाएगा? सौरागमन। क्या बन जाएगा? सौरागमन। तो इस प्रकार से ये चार शब्द हैं मित्रों, इनको आपको ध्यान रखना है। स्व, पुनः, अंतः, प्रातः, इन शब्दों के बाद में यदि कोई सघोष वर्ण होगा तो वहां संधि करते समय किसका आदेश होगा? र का आदेश होगा। सघोष वर्ण होगा तो किसका आदेश होगा? र का आदेश होगा। इसके बाद में मित्रों जो अगली बात है वो है कि यदि ए के साथ में विसर्ग आ रही है, यानी प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है उसमें ए स्वर है
और उस अस्वर के साथ में विसर्ग आ रही है और विसर्ग के बाद में ऐसे भिन्न कोई स्वर आ रहा है, ऐसे भिन्न कोई स्वर आ रहा है, तो विसर्ग का वहां केवल लोप होता है, बाकी और कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला यदि ए के साथ विसर्ग हो, तीसरी विशेष बात, यदि ए के साथ, यदि ए के साथ विसर्ग हो और विसर्ग के बाद, और विसर्ग के बाद ऐसे भिन्न स्वर हो, ऐसे भिन्न स्वर हो, ऐसे भिन्न स्वर हो, तो विसर्ग का लोप होता है, तो विसर्ग का लोप होता है, तो विसर्ग का क्या होता है, लोप होता है। मैंने नियम क्या लिखा, यदि ए के साथ में विसर्ग हो, यानी यहां जो है अस्वर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अस्वर, इसके साथ में विसर्ग होनी चाहिए, धन चिन्ह धन चिन्ह, ऐसे भिन्न स्वर होना चाहिए, ऐसे भिन्न स्वर, ऐसे भिन्न स्वर। तो क्या होगा, यहां विसर्ग जो है, इस विसर्ग का लोप हो जाएगा, लोप हो जाएगा और बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी विसर्ग का लोप होगा, उसके अलावा और कोई परिवर्तन नहीं होगा। कब, जब विसर्ग से पहले अस्वर हो और विसर्ग के बाद में ऐसे भिन्न स्वर आए, ऐसी स्थिति में विसर्ग को क्या आदेश होगा, कोई आदेश नहीं होगा, केवल विसर्ग का क्या होगा, लोप होगा। जैसे उदाहरण, आपके सामने उदाहरण लिखा हुआ है, अतः धन एव। अब इसमें आपको संधि करनी है, बोलो अतः, यहां अस्वर है या नहीं है, तय में कौन सा स्वर है भाई, अस्वर, मैंने यहां क्या लिखा, अस्वर। फिर बोलो अस्वर के बाद में विसर्ग, बोलो विसर्ग आ रही है नहीं आ रही, आ रही है। फिर बोलो ए स्वर है, यानी ऐसे भिन्न स्वर आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है। तो यहां केवल जो विसर्ग है, इस विसर्ग का क्या होगा, लोप होगा, और ये ऐसा का ऐसा लिख दिया जाएगा, यानी जो शब्द है वो ऐसा का ऐसा लिख दिया जाएगा, विसर्ग का केवल लोप कर दिया जाएगा और बाकी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपके सामने आ गया तपः धन उत्तम, क्या आ गया, तपः धन उत्तम। अरे यहां देखो, प के साथ में कौन सा स्वर है, अस्वर है, ए के साथ में विसर्ग, विसर्ग उ स्वर, ऐसे भिन्न स्वर आ रहा है ना, इसका मतलब यहां कोई परिवर्तन नहीं, विसर्ग का लोप करना है, तपुतम, क्या बन गया, तप उत्तम। जैसे सद्य धन आलस्य, क्या है, सद्य धन आलस्य, सद्य धन आलस्य। अब यहां भी देखो अस्वर है और ऐसे भिन्न स्वर आ रहा है, वहां आ रहा है, तो केवल विसर्ग का लोप कर दो, बाकी और कोई परिवर्तन इसमें नहीं होगा। इसके बाद में मित्रों जो मन शब्द है, मन शब्द के बाद में यदि रै वर्ण आए तो वहां उत्व संधि होती है। कैसे, देखो मन शब्द के बाद, मैंने क्या कहा, मन शब्द के बाद तीन बातें पढ़ चुके हैं विशेष में, चौथी बात, यानी मन शब्द के बाद में यदि रै वर्ण आ जाए, मन शब्द के बाद यदि रै वर्ण आए तो, यदि रै वर्ण आए तो, रै वर्ण आए तो उत्व विसर्ग संधि होती है, तो
उत्व विसर्ग संधि होती है। उत्व विसर्ग संधि होती है। अब देखो इसको मैंने क्या लिखा, मनय शब्द ध्यान में रखना आपको, और इस मनय के बाद में रे वर्ण होना चाहिए। तो यहां जो विसर्ग है इसको ओ का आदेश होगा, हमेशा ध्यान रखना। जबकि नियम क्या कहता है, रे क्या है, सघोष है। रे कैसा वर्ण है, सघोष वर्ण है। और यहां विसर्ग और अस्वर आ रहा है, तो वहां आदेश तो किसका होना चाहिए भाई, अस्वर है और रे वर्ण आ रहा है, तो आदेश तो किसका होना चाहिए, उत्व विसर्ग संधि का ही तो आदेश होता है ए के बाद में। लेकिन रे से संबंधित अपन ने निरोग वाला उदाहरण पढ़ा, निय धन रोग, तो वहां आ में बदलता है, यानी ऋस्व स्वर किस में बदलता है, दीर्घ में बदलता है। तो यहां देखो कैसे होगा, मनय धन रथ, भाई रे आ रहा है ना बाद में, तो रे से संबंधित अपन ने नियम पढ़ा था, क्या पढ़ा था, रे वर्ण आए उससे पहले ऋस्व स्वर होगा तो वो दीर्घ में बदलेगा, लेकिन यहां दीर्घ में नहीं बदलेगा, वो जैसे निरोग वाला किया था, निरंतर वाला किया था। यहां क्या होगा, यहां केवल ये जो विसर्ग है वो किस में बदल जाएगी, ओ में बदल जाएगी, और बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि नियम कहता है मनय शब्द के बाद रे वर्ण आए तो उत्व विसर्ग संधि होती है, यानी विसर्ग को ओ का आदेश होता है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मनोरथ। क्या बन जाएगा, मनोरथ। जैसे मनय धन राज, वही बात है, मनय के बाद में विसर्ग, यानी मनय के बाद में रे वर्ण आ रहा है, तो यहां जो विसर्ग है इस विसर्ग को किसका आदेश हो जाएगा, ओ का, और क्या बन जाएगा, मनोराज। क्या बन जाएगा, मनोराज। इसके अलावा और उदाहरण देखें तो जैसे अपने सामने है मनय धन रम्य। अब यहां देखो मनय आ रहा है, मनय के बाद में रे वर्ण आ रहा है, तो आपको पता है कि विसर्ग को किसका आदेश होगा, ओ का आदेश होगा, और ये क्या बन जाएगा, मनोरम। क्या बन जाएगा, मनोरम। इसके अलावा और उदाहरण देखना चाहे तो आपके सामने उदाहरण है मनय धन रंग। मनय आ रहा है और उसके बाद में रे वर्ण आ रहा है, तो विसर्ग को किसका आदेश, ओ का आदेश, और क्या बन जाएगा, ये मनोरंग। क्या बन जाएगा, मनोरंग। तो ये ध्यान दें, मनय शब्द के बाद में यदि रे वर्ण आएगा तो वहां उत्व विसर्ग संधि होती है, ऋत्व विसर्ग संधि के अनुसार परिवर्तन नहीं होगा। किसके अनुसार परिवर्तन नहीं होगा, ऋत्व विसर्ग संधि के अनुसार परिवर्तन नहीं होगा। ये थी मित्रों अपनी विसर्ग संधि। हम लोगों ने तीनों संधियों का अध्ययन कर लिया, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आपका जो संधि टॉपिक है वो पूरा होता है मित्रों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।